111 है। हरिकेशी बल। इस समय वैशाली में एक और नवीन प्राणी का आगमन हुआ था। ये एक आजीवक परिव्राजक था। वो अत्यंत लंबा, काला, कुरूप और एक आंख से काना था। उसकी अवस्था बहुत थी। वो अति कृशकाय था, परंतु उसकी दृष्टि पैनी, वाणी सतेज और शरीर का गठन दृढ़ था। वो कभी स्नान नहीं करता था। इससे उसका शरीर अत्यंत मलिन और दूषित दीख पड़ता था। उसने अंग पर 500 कुलिक धारण किए थे, जो शमशान में मुर्दों पर से उतारकर फेंक दिए गए थे। वे भी फटकर चिथड़े चिथड़े हो गए थे और गंदे होकर मिट्टी के रंग भी मिल गए थे। ये आजीवक निर्द्वंद्व विचरण करता गृहस्थों के द्वार पर, वीथी हट्ट पर, राजद्वार और राजपथ पर सर्वत्र अबाध रूप में निरंतर घूमता था। उसका सोने बैठने ठहरने का कोई स्थान न था। उसकी जीवन यात्रा में सहायक सामग्री भी कुछ उसके निकट न थी। इस प्रकार ये कृशकाय, घृणित और कुत्सित मलिन भूत सा व्यक्ति जहां जाता, वहीं लोग उसे तिरस्कारपूर्वक दुत्कार देते, उसे अशुभ रूप समझते। परंतु उसे इस तिरस्कार घृणा की कोई चिंता न थी। वो जहां से भिक्षा मांगता वहां जाकर कहता, मैं चांडाल कुलोत्पन्न हरिकेशी बल हूं। मैं सर्वत्यागी संयमी ब्रह्मचारी हूं। मैं अपने हाथ से अन्न नहीं रांधता, मुझे भिक्षा दो। भिक्षा मेरी जीविका है। बहुत लोग उसे मारने दौड़ते, बहुत मार बैठते, बहुत उसे दुत्कार कर भगा देते, पर वो किसी पर रोष नहीं करता था। वो मार, तिरस्कार और धक्के खाकर हंसता हुआ दूसरे द्वार पर वही शब्द कहकर भिक्षा मांगता था। कभी कभी लोग उस पर दया करके उसे कुछ दे भी देते थे, पर उसे बहुधा निराहार ही किसी वृक्ष के नीचे पड़े रहना पड़ता था। वो घूमता हुआ एक दिन कुंडग्राम के दक्षिण ब्राह्मण सन्निवेश में सोमिल श्रोत्रिय के द्वार पर जा पहुंचा। वहां ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, श्रोत्रियों और वेद पाठी बटकों की भीड़ लगी थी। आर्यवर्षकारी छप्पर के नीचे बांस की बनी मीड़ पर बैठे अपनी आंखों स्वर्ण वस्त्र का बांटा जाना देख रहे थे। अनेक श्रोत्रिय बटुक इस आयोजन में हाथ बटा रहे थे। इसी समय आजीवक हरिकेशी बल उन ब्राह्मणों की भीड़ में मिलकर जा खड़ा हुआ। इस अशुभ, अशुचि, घृणित शमशान से उठाए हुए चीथड़े अंग पर लपेटे काणे मनुष्य को देखकर सब ब्राह्मण बटुक एवं श्रोत्रिय दूर हट गए। बहुतों ने मारने को दंड हाथ में लेकर कहा, तू कौन है रे भाकुटिक? कहाँ से तू ब्राह्मणों में घुस आया? भाग यहां से। उसने सहज शांत स्वर में कहा, मैं चांडाल कुलोत्पन्न हरिकेशी बल हूं। मैं सर्वत्यागी ब्रह्मचारी हूं। मैं अपना अन्न रांधता नहीं। भिक्षा मेरी जीविका है, मुझे भिक्षा दो। बहुत ब्राह्मण अपना स्वच्छ जनेऊ हाथ में लेकर उसे मारने दौड़े। भाग रे चांडाल, भाग रे भाकुटिक, ब्राह्मणों में घुसाया पतित। परंतु हरिकेशी भागा नहीं, विचलित भी नहीं हुआ। उसने कहा, मैं संयमी हूं। दूसरे लोग अपने लिए जो अन्न रांधते हैं, उसी में से बचा हुआ थोड़ा अन्न मैं भिक्षा काल में मांग लेता हूं। आप लोग यहाँ याचकों को बहुत स्वर्ण वस्त्र अन्न दे रहे हैं। मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, उससे मेरा कोई काम नहीं सरता। वस्त्र मैं शमशान से उठा लाता हूं। मैं तो दिगंबर आजीवक हूं, मुझे अन्न चाहिए। मुझे अन्न दो। आपके पास बहुत अन्न है, आप लोग खा पी रहे हैं, मुझे भी दो, थोड़ा ही दो। मैं तपस्वी हूं, ऐसा समझकर जो बच गया हो वही दो। एक ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे मूर्ख, यहां ब्राह्मणों के लिए अन्न तैयार होता है, चांडालों के लिए नहीं। भाग यहां से। अतिवृष्टि हो या अल्पवृष्टि, तो भी कृषक ऊंची नीची सभी भूमि में बीज बोता है और आशा करता है खेत में अन्न पाक होगा। उसी भांति तुम भी मुझे दान दो। मुझ जैसे तुच्छ चांडाल मुनि को अन्न दान करने से तुम्हें पुण्य लाभ होगा। इस पर बहुत से ब्राह्मण एक बार ही आपे से बाहर होकर लगुडहस्त हो उसे मारने को दौड़े। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट चांडाल, तू अपने को मुनि कहता है? नहीं जानता पृथ्वी पर केवल हम ब्राह्मण ही दान पाने के प्रकृत अधिकारी हैं। ब्राह्मण ही को दान दिया जाना पुण्य फल देता है। क्रोध, मान, हिंसा, असत्य, चोरी और परिग्रह से युक्त जनों को जाति तथा विद्या से रहित ही जानना चाहिए। ऐसे जन दान के पात्र नहीं हो सकते। वेद पढ़कर भी उसके अभिप्राय को न जानने वाला पुरुष कोरा गाल बजाने वाला कहाता है, परंतु ऊंच नीच में संभाव रखने वाला मुनि दान के योग्य सत्य पात्र है। अरे काणे चांडाल, तो हम ब्राह्मणों के सम्मुख वेद पाठी ब्राह्मणों की निंदा करता है। याद रख, हमारा बचा हुआ ये अन्न सड़ भले ही जाए और फेंक न पड़े, पर तुम निगंठ चांडाल को
एक कण भी नहीं मिल सकता, तू भाग। सत्यवृत्ति एवं समाधि संपन्न मन वचन कर्म से असत्य प्रवृत्तियों से मुक्त जितेंद्रिय ब्रह्मचारी को यदि तुम अन्न नहीं दे सकते तो फिर तुम पुण्य भी नहीं पा सकते हो। इतनी देर बाद श्रोत्रिय ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई है, इसे डंडे मारकर भगाओ यहां से, मारो धक्के, गर्दन नापो गर्दन। इस पर कुछ बटुक दंड ले लेकर हरिकेशी को मारने लगे। हरिकेशी हंसता हुआ निष्क्रिय पिटता रहा। इसी समय एक परम रूपवती षोडशी बाला बहुमूल्य मणि सुवर्ण रत्न धारण किए विविध बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित दौड़ी आई और हरिकेशी के आगे दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उसे इस प्रकार खड़ी देख हरिकेशी को मारने वाला ब्राह्मण बटुक रुक गया। युवती ने कहा, अलम अलम, मैं पूर्व विदेह की पुंडरीकिणी नगरी के राजा महापद्म की पुत्री जयंती हूं। मेरे पिता ने मुझे इस महात्मा को प्रदान कर दिया था, परंतु इस इंद्रिय विजयी ने स्वीकार नहीं किया। ये महातपस्वी उग्र ब्रह्मचारी घोर व्रत और दिव्य शक्तियों का प्रयोक्ता है। इसे क्रुद्ध या असंतुष्ट न करना, नहीं तो ये तुम सब ब्राह्मणों को अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। उस तथाकथित राजकुमारी षोडशी बाला की ऐसी अतर्कित वाणी सुनकर सब ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए। बहुत से भयभीत होकर उस घृणित चांडाल मुनि को देखने लगे। बहुत से अब भी अपशब्द बकते रहे। इसी समय नंदन साहू बहुत सी खाद्य सामग्री गाड़ी में भरे वहां आ उपस्थित हुआ। जब से आर्यवर्षकार का वहां सदा व्रत लगा था, नंदन साहू सब रसद पहुंचाता था। साहू ने ज्यों ही वहां खड़े निगंठ चांडाल मुनि को देखा, वो दौड़कर उनके चरणों में लौट गया। उस महाकलुषित अशुभ चांडाल के चरणों में साहू को लौटता हुआ देख ब्राह्मणों को और भी आश्चर्य हुआ। उनके आश्चर्य तथा भीति को बढ़ाता हुआ साहू बोला, आर्यो, ये साक्षात तेजपुंज तपस्वी हैं। आप जानते नहीं हैं, मंदकांतार यक्ष की चौकी पर ये उग्र मुनि तप करते हैं। वो भीषण यक्ष जिसके भय से वैशाली का कोई जन रात्रि को उस दिशा में नहीं जाता, इस मुनि की नित्य चरण सेवा करता है। ये मैंने आंखों से देखा है। आपने अच्छा नहीं किया जो भिक्षाकाल में इस मुनि को असंतुष्ट कर दिया। आर्यो, मेरा कहाँ मानो, आप इन महातेजो पुंज तपस्वी के चरणों में गिरकर इनकी शरण जाओ, नहीं तो आपकी जीवन रक्षा ही कठिन हो जाएगी। परंतु साहू की ऐसी भयानक बात सुनकर भी ब्राह्मण जड़वत खड़े रह गए। इस काणे चांडाल के चरण छूने का किसी को साहस नहीं हुआ। साहू ने फिर चांडाल मुनि के चरण छुए और कहा, क्षमा करो हे महापुरुष, इन ब्राह्मणों को जीवन दान दो। आइए समर्थ भदंत, मेरे साथ मेरी भिक्षा ग्रहण कर मेरे कुल को कृतार्थ कीजिए। इतना कहकर नंदन साहू उस काणे तपस्वी चांडाल को बड़े आदरपूर्वक राह मार्ग को अपने उत्तरीय से झाड़ता हुआ अपने साथ ले चला। सब ब्राह्मण तथा पौरगण जड़वत इस व्यापार को देखते रहे। प्रतापी मगध महामात्य भी निश्चल बैठे देखते रहे। 112 चांडाल मुनि का कोप। हरिकेशी बल के वहां चले जाने पर भी वो तथाकथित राजकन्या वहां से नहीं गई। बहुत प्रकार से ब्राह्मणों को डराती धमकाती रही। उसने कहा, हे ब्राह्मणों, तुमने अच्छा नहीं किया जो चांडाल मुनि को भिक्षा के काल में भिक्षा नहीं दी, उसे अपशब्द कहे पीटा, उसे विरत किया। अब भी समय है, तुम उसके चरणों में पड़कर प्राण भिक्षा मांग लो, नहीं तो मंद कांतार का यक्ष आज आप लोगों को जीवित नहीं छोड़ेगा। बहुत से ब्राह्मण डर गए। बहुत संदिग्ध भाव से उस रूपसी बाला की बात सुनते रहे। कुछ ही देर में वे सब फिर कहने लगे, वाह, ये सब माया यहां नहीं चलेगी। हम ब्राह्मण वेद पाठी क्या उस काणे चांडाल के पैर छुएंगे। सुंदरी क्रुद्ध होती हुई चली गई। बहुत जन रूपसी के रूप की और कुछ उसकी अद्भुत वार्ता की आलोचना करते रहे। भोजन की वेला हुई और ब्राह्मण पंक्ति में बैठे। ब्राह्मण भोजन प्रारंभ हुआ। भोजन के बाद स्वर्ण वस्त्र उन्हें बांटे गए। परंतु ये क्या आश्चर्य चमत्कार हुआ। देखते ही देखते सभी ब्राह्मण उन्मत्तों की सी चेष्टा करने लगे। वे हंसने नाचने और अट्टहास करने लगे। अपने भूषण वस्त्र उतार उतार कर नंगे हो विभत्स और अश्लील चेष्टाएं करने लगे। बहुत लोग रक्त वमन कर मूर्छित होने लगे। बहुत जन कटे काष्ठ के समान भूमि पर गिरकर पटापट मरने लगे। सोमिल ने भयभीत होकर आर्यवर्षकार से कहा, आर्य, ये सब क्या हो गया। ठीक नहीं हुआ सोमिल। चांडाल मुनि का कोप ब्राह्मणों पर हुआ। संभवतः यक्ष ने कुपित होकर ब्राह्मणों को मार डाला है। तो आर्य, अब क्या करना चाहिए। सोमिल, सब ब्राह्मणों को लेकर तुम नंदन साहू के घर पर जाकर जितेंद्रिय मुनि की स्तुति करके उसे प्रसन्न करो। इसी में कल्याण देखता हूं। तब सोमिल बहुत से ब्राह्मणों को संग ले नंदन साहू के घर पहुंचा।
जहां वो कुत्सित चांडाल मुनि उच्चासन पर बैठा आनंद से विविध पकवान और मिष्ठान खा रहा था, उसे देख हाथ जोड़ सोमिल को आगे कर सब ब्राह्मणों ने कहा, हे भदंत, हमें क्षमा करो, हम मूढ़ और अज्ञानी बालक के समान हैं। हम सब मिलकर आपकी चरण वंदना करते हैं। हे महाभाग, हम आपका पूजन करते हैं। आप हम सब ब्राह्मणों के पूज्य हैं। ये हम विविध प्रकार के व्यंजन, अन्न और पाक आपके लिए लाए हैं। इन्हें ग्रहण कर हमें कृतार्थ कीजिए। हे भदंत, हे महाभाग, हम सब ब्राह्मण आपकी शरणागत हैं। चांडाल मुनि ने सुनकर कहा, हे घमंडी ब्राह्मणों, यदि सत्य ही तुम्हें अनुताप हुआ है तो जाओ, मंदकांतार जा, साण कौष्टक चैत्य में शूलपाणी यक्ष की अभ्यर्थना पूजन करो, उसे प्रसन्न करो, नहीं तो संपूर्ण वैशाली ही का नाश हो जाएगा। हे ब्राह्मणों, अपने पाप से वैशाली को नष्ट न करो। ये सुनकर सब ब्राह्मण, बटुक ब्रह्मचारी, वेदपाठी श्रोत्रिय जन, सहस्त्रों भीत विस्मित चमत्कृत नागर पौरजनों की भीड़ के साथ विजन मंद कांतार वन में साणकोष्ठ चैत्य में जा अति भयानक शूलपाणी यक्ष की मूर्ति के सामने भूमि पर गिरकर त्राही माम कहने लगे। तब उस अंध गुफा से मूर्ति के पीछे से रक्तांबर धारण किए और शूल हाथ में लिए वही सुंदरी बाला आई और उच्च स्वर से कहने लगी, अरे मूढ़जनों, मैं तुम सब ब्राह्मणों का आज भक्षण करूंगी। मैं यक्षिणी हूं। तुमने ब्राह्मणत्व के दर्प में मनुष्य मूर्ति का तिरस्कार किया है। क्या तुम नहीं जानते कि ब्राह्मण और चांडाल दोनों में एक ही जीवन सत्व प्रवाहित है? दोनों का जन्म एक ही भांति होता है, एक ही भांति मृत्यु होती है, एक ही भांति सोते हैं, खाते हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न के वशीभूत हो सुख दुख की अनुभूति करते हैं। अरे मूर्खो, तुमने कहा था कि तुम्हारा तपहपूत अन्न फेंक भले ही दिया जाए, पर चांडाल याचक को नहीं मिलेगा। तुम मनुष्य हिंसक, मनुष्य हित बाधक हो, तुम मनुष्य विरोधी हो। मरो तुम आज सब। त्राहि माम, हे देवी, हे यक्षिणी माता, हमारी रक्षा करो। हमने समझा था हमारा पूत अन्न। अरे मूर्खो, तुम जल से शरीर की बाह्य शुद्धि करके उसे ही महत्व देते हो। तुम अंतरात्मा की शुद्धि को नहीं जानते। अरे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों, तुम दर्भ यज्ञ, यूप, आहवनीय, गंध, तृण, पशु बलि, काष्ठ और अग्नि तक ही अपनी ज्ञान सत्ता को सीमित रखते हो। तुमने असत्य का, चोरी का, परिग्रह का त्याग नहीं किया। तुम स्वर्ण, दक्षिणा और भोजन के लालची पेटू ब्राह्मण हो। तुम शरीर को महत्व देते हो, शरीर की सेवा में लगे रहते हो। तुम सच्चे और वास्तविक यज्ञ को नहीं जानते। तो यक्षिणी माता, हमें यज्ञ की दीक्षा दीजिए। अरे मूर्ख ब्राह्मणों, कष्ट सहिष्णुता तप है, वही यज्ञाग्नि है। जीवन तत्व यज्ञाधिष्ठान है। मन वचन कर्म की एकता यज्ञाहुति है। कर्म समिधा है और आत्मतुष्टि पूर्णाहुति है। विश्व के प्राणियों में आत्मानुभूति का अनुभव कर समदर्शी होना स्वर्ग प्राप्ति है। धन्य है माता, धन्य है यक्ष कुमारी, हम सब ब्राह्मण तेरी शरण हैं। हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। इसी प्रकार रुदन करते वे सब ब्राह्मण फिर भूमि पर उस सुंदरी के चरणों में गिर गए। तब ब्राह्मण सोमिल के सिर को शूल से छूकर उस यक्ष कुमारी ने कहा, उठ रे ब्राह्मण, अभी तुम्हें जीवन दिया है। इतना कहकर वो तेजी से यक्ष मूर्ति के पीछे गुहा द्वार में जा अंधकार में लोप हो गई और वे ब्राह्मण तथा पौर जानपद भय, भक्ति और विविध भावना से विमूढ़ बने नगर की ओर लौटे। 113 सन्निपात भेरी। फसल कट चुकी थी और वर्षा आरंभ होना चाहती थी। वैशाली में युद्ध की चर्चा फैलती जाती थी। मगध सम्राट बिंबसार की भीषण तैयारियों की सूचना प्रतिदिन चरला रहे थे। परिषद की गण संस्था ने युद्ध उद्वाहिका के संयुक्त सन्निपात भेरी की विशिष्ट बैठक का आह्वान किया था। संथागार में वज्जीगण के अष्टकुल प्रतिनिधि, 9 मल्ल संघों के और 18 काशीकोलों के गणराज्यों के राज प्रमुख आमंत्रित थे। संपूर्ण उद्वाहिका सदस्य उपस्थित थे। गणपति ने उद्वाहिका का उद्घाटन किया। उन्होंने खड़े होकर कहा, भंते गण सुने, आज जिस गुरुतर कार्य के लिए वज्जी मल्ल कोल के गणराज्यों का ये संयुक्त सन्निपात हुआ है, उसे मैं गण को निवेदन करता हूँ। गण को भली भांति विदित है कि मगध सम्राट बिंबिसार वज्जी के अष्टकुलों के गणतंत्र को नष्ट करने पर कटिबद्ध है। वज्जी गण के साथ मल्लों के 9 संघ राज्यों से काशी कोलों के 18 गणराज्यों का भाग्य बंधा है।
गण को संधि वैग्राहिक आयुष्मान जयराज बताएंगे कि शत्रु ने किन किन कूट चालों से हमें युद्ध के लिए विवश किया है। कौशलपति महाराज प्रसेनजित से परास्त होकर सम्राट बिंबिसार का उत्साह भंग हो जाएगा। हमने यही आशा की थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमें अभी ये सुविधाएं हैं कि पड़ोसी राज्यों के समाचार हमें समय पर ठीक ठीक मिल जाते हैं। इसी से हमसे मगध की ये विकट समर सज्जा छिपी नहीं रही है। भंतेगण, आज वज्जीगण के अष्टकुल पर और मल्ल काशी कोल गणराज्यों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि अब किसी भी क्षण वज्जी संघ की राजधानी वैशाली पर मगध सेना का आक्रमण हो सकता है। इतना कहकर गणपति बैठ गए। परराष्ट्र सचिव नागसेन ने अब खड़े होकर कहा, भंतेगण सुने, गणपति ने जो सत्य विभीषिकापूर्ण सूचना दी है उसकी गंभीरता एक और घटना से और बढ़ जाती है। भंतेगण जानते हैं कि कौशाम्बी नरेश शतानीक ने पूर्व काल में चंपा पर आक्रमण करके उसे आक्रांत किया था। आप ये भी जानते हैं कि चंपा की तटस्थता एवं मित्रता का वज्जी के साथी गणराज्यों से कैसे गंभीर स्वार्थ है। साथ ही ये बात भी नहीं भुलाई जा सकती कि चंपा का स्वतंत्र राज्य मगध की आंखों का पुराना शूल था, क्योंकि वो उसकी पूर्वी सीमा से मिला था, और जब तक वो स्वाधीन था मगध सम्राट बंग कलिंग की ओर आंख उठाकर भी देख नहीं सकता था। अंग बंग कलिंग वास्तव में राजनीतिक एकता में पूरे आबद्ध हैं। इधर हमारा लगभग आधा वाणिज्य चंपा ही के मार्ग से स्वर्णद्वीप और मलय द्वीप पुंज तक पहुंच जाता है। इससे अंग की राजधानी चंपा हमारे वाणिज्य ही के लिए केंद्र नहीं थी, प्रत्युत मगध सम्राट के लिए भी कंटक रूप थी। इसी से कौशाम्बीपति उदयन से जब हमारी संधि हुई तब हमने उन्हें विवश किया था कि वे अंग को स्वतंत्र राज्य घोषित करें, और उन्होंने भी प्रसेनजित और मगध सम्राट के बीच व्यवधान रखने ही में कल्याण समझकर हमारा प्रस्ताव मान लिया था और दधिवाहन को अंगपति मानकर चंपा में उसका अभिषेक कर दिया था। अब मगध सम्राट ने चंपा के इस दुर्बल असहाय राजा दधिवाहन को मारकर अंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया है। इससे न केवल पूर्व में बंग और कलिंग के लिए भय उत्पन्न हो गया है, प्रत्युत हमारा पूर्वी वाणिज्य ही समाप्त हो गया है। नागसेन ये कहकर बैठ गए। अब संधि वैग्राहिक जयराज ने खड़े होकर कहा, भंतेगण, आपने गणपति और परराष्ट्र सचिव के भाषण सुने। मैं गण का ध्यान अपने अष्टकुल के संगठन और उस पर आने वाली विपत्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मगध साम्राज्य में अब से कुछ ही वर्ष प्रथम केवल 80 सहस्त्र ग्राम थे और उसकी परिधि 23 कोस थी, परंतु आज उसका विस्तार आसमुद्र संपूर्ण भरतखंड पर है। उसके साम्राज्य में 2-4 छिद्र हैं, उनमें हमारे गणराज्य ही सबसे अधिक उसकी आंख में खटक रहे हैं। प्रसेनजित ने उसे हरा दिया था, पर वास्तव में उसका कारण बंधुल मल्ल और उसके पुत्रों का पराक्रम था। बूढ़ा कामुक प्रसेनजित आज आकाश से टूटे तारे की भांति लोप हो गया। इसी से बिंबिसार को इतना साहस हुआ कि हम पर अभियान कर रहा है। अब तक हमारे अष्टकुलों में मिथिला के विदेह, कुण्यपुर के क्षत्रिय, कोल्लाग के उग्र इक्ष्वाकु लिच्छवी आदि अपना ठीक संगठन बनाए रहे हैं। पावा और कुशीनारा के मल्लों के 9 गण संघ भी आज हमारे साथ हैं, और काशी कोलों के 8-10 गणराज्य भी। इस प्रकार काशी कोल राज्य, वज्जी गणराज्य संघ और मल्ल गणराज्य संघों का त्रिपुट हमारा संपूर्ण संगठन है। मगध सम्राट ने हमारे संयुक्त गणराज्य पर अब अभियान किया है। इसी से हमने आज मल्लों, अष्टकुल वज्जियों तथा काशी कोलों के 18 गणराज्यों की इस सन्निपात भेरी का आवाहन किया है। इतना कहकर संधि वैग्राहिक जयराज कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने उपस्थित गण सन्निपात की ओर देखकर कहा, भंतेगण, आप जानते हैं कि आज भरतखंड में 16 महाजनपद हैं। इन 16 जनपदों से काशी, कोल, वज्जी, मल्ल, इन चारों गणसंघों के 36 राज्यों का हमारा संयुक्त सन्निपात एक ओर है। अब चेतिक के दोनों उपनिवेशों के उपचर अपचर से हमें संधि करने की आवश्यकता है। चेतिक की राजधानी सुत्तीमती को जो मार्ग काशी होकर जाता है उसमें दस्युओं का भय है, और हमें वहां सुरक्षा का संपूर्ण प्रबंध करके अपना चर भेजना आवश्यक है। रही कौशाम्बीपति उदयन की बात, वे भी हमारे मित्र हैं। कुरु के कौरव प्रधान राष्ट्रपाल और पांचाल ब्रह्मदत्त हमारे गण के समर्थक हैं। ये दोनों गण भली भांति सुगठित हैं। निसंदेह मथुरा के महाराज अवंती वर्मन और अवंती के चंड महासेन हमारे पक्ष में नहीं है, परंतु चंड महासेन कभी भी अपने जामाता
उदयन के विरोधी नहीं होंगे। फिर इन दोनों से मगध का विग्रह है। यदि मगध सम्राट ने भी उदयन को अपनी कन्या देकर भारी राजनीति प्रकट की है और कुटिल वर्षकार ने युगंधरायण को भरमाकर मैत्री सूत्र में बांधा है, फिर भी अनेक गंभीर कारण ऐसे हैं कि वत्स के महामात्य युगंधरायण के कुशल कौटिल्य से ये दोनों महाराज इस युद्ध में सर्वथा उदासीन ही रहेंगे। परंतु हमें इसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। महाराज उदयन से हमारी मित्रता के सूत्र और भी दृढ़ रहने चाहिए और इसके लिए हमें भंतेगण देवी अम्बपाली का अनुरोध प्राप्त करना होगा। देवी अम्बपाली ही का ऐसा प्रभाव महाराज उदयन पर है कि वे आंखें बंद करके युगंधरायण के परामर्श की अवहेलना कर सकते हैं। भंतेगण, अब मैं आपका ध्यान सुदूर राज्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दक्षिण के अस्सकराज अरुण और गांधार के महागणपति पुक्कणति। आप जानते हैं कि गांधारपति पुक्कणति ने मगध सम्राट बिंबसार को पठौनी भेजी थी। वे चाहते थे कि परशुपुरी के शासनानुशास को बिंबसार सहायता दे। उनकी कठिनाइयां भी बड़ी पेचीली एवं दुखप्रद हैं। उनका छोटा सा गण पार्श्वों का अब देर तक सामना नहीं कर सकता। पार्श्व शासनानुशास दारयोश ने पश्चिम गांधार को अभी अभी अपने साम्राज्य में मिला लिया है। वो अब संपूर्ण तक्षशिला और गांधार के जनपद को आक्रांत किया चाहता है। वास्तव में परशुपति दारयोश पश्चिम का बिंबसार है। इसी से सहायता की इच्छा से गांधार के गणपति ने मगध सम्राट बिंबसार को पठौनी भेजी थी। परंतु मगध सम्राट के लिए अपनी ही उलझनें थोड़ी नहीं थी। गांधार का मगध पर कुछ ऋण भी है। मगध के अनेक मागध तरुण तक्षशिला के सर्वोत्कृष्ट स्नातक हैं। उन्होंने गांधार राज्य को बहुत कुछ आश्वासन वहां से आतिबार दिया था, परंतु मित्र सिंह ने भी उन्हीं के साथ तक्षशिला छोड़ा था और उन्होंने गांधारपति को समझा दिया था कि मगध सम्राट बिंबसार पूर्व का दारयोश है। ऐसे साम्राज्य लोलुपों से आशा मत कीजिए। वज्जियों का अष्टकुल पूर्वी गांधार तंत्र है और वो आपका मित्र है, इसलिए वैशाली गांधार के अपने ऋण को उतारेगा। कुछ देर चुप रहकर जयराज फिर बोले, इसलिए मित्रों, हमने मित्र सिंह के परामर्श से गांधारपति को जो संभव हुआ सहायता भेजी और आपको अभी मित्र काप्यप बताएंगे कि जिस काल मगध सम्राट चंपा और श्रावस्ती में व्यस्त थे, वैशाली के तरुणों ने सुदूर सिंधु नद के तीर पर अपने खड्ग की धार से वज्जियों के अष्टकुल का कैसा मनोरम इतिहास लिखा था। परंतु मैं अभी कुछ और भी बातें कहूंगा। भंतेगण सुने। अस्सक का राजा अरुण कलिंग गणपति सत्यभू पर आक्रमण करना चाहता है। कलिंग गणपति ने वज्जियों के अष्टकुलों की सहायता मांगी है और पूर्व समुद्र में अपनी स्थिति ठीक रखने के विचार से हमने उसे स्वीकार कर लिया है तथा कलिंग राज्य से हमारी संतोषप्रद संधि हो गई है। रहा अस्सक, सो कभी वैशाली के तरुणों के खड्ग से उसका भी निर्णय हो जाएगा। अब काम्बोजों के बर्बरों का ही वर्णन रह गया है। वे थोड़े से स्वर्ण और उत्तम शस्त्र पाकर ही अपना रक्तदान हमें दे सकते हैं। इस प्रकार भंतेगण, हमने 16 महाजनपदों में अपनी स्थिति यथासंभव ठीक कर ली है। जयराज महासंधि वैग्राहिक ये कहकर बैठ गए। अब गांधार काप्यप ने खड़े होकर कहा, भंतेगण सुने। अष्टमहाकुल के वज्जियों ने जो कुछ सिंधु नद पर अपनी कीर्ति विस्तार की है, उसी का बखान करने में यहाँ आया हूँ, गांधार गणपति की ओर से साधुवाद और कृतज्ञता का संदेश लेकर। वज्जीगणों के नागरिकों की सेना में सम्मिलित होने का मुझे सम्मान मिला था। आचार्य बहुलार्श्व ने स्वयं उसका निरीक्षण किया था। अश्व संचालन और शार्ंग धनुष खड्ग शल्य गदा और शक्ति के युद्ध में वैशाली संघ के तरुण गांधार तरुणों से किसी प्रकार कम न थे। भंतेगण, ऐसे मित्रों को पाकर हमें गर्व हुआ। आचार्य बहुलार्श्व ने उन्हें पुष्कलावती से आने वाले राजमार्ग से संपूर्ण सिंधु तट की रक्षा का भार सौंपा था। शास ने शिरभि, सौवीर, पख्त, भलानस और बक्षु नदी के उत्तर तथा परशुपुरी के पूर्व के संपूर्ण जनपद को ध्वंस करने की बड़ी भारी तैयारी की थी। परंतु उसकी सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि वो सिंधु को जहां से चाहे पार नहीं कर सकता था। उसे वैशाली के तरुणों से रक्षित गोपित घाटों ही से नदी पार करना अनिवार्य था। भंते में अतियुक्ति नहीं करता। इन वीर तरुण वज्जियों के कौशल और शौर्य ही के कारण वो अपने संपूर्ण जनबल से लाभ नहीं उठा सका और हमने उसके खंड खंड करके सदैव के लिए उसको दलित कर दिया। वो बहुत कम बल लेकर पीछे लौट सका। वज्जी वीरों ने गांधार तरुणों के साथ सिंधु पार कर
पुष्कलावती, सुवास्तु और कुभा तक उसका पीछा किया और शत्रुवाहिनीपति को जीवित पकड़ लिया। तब हमारे प्रधान सेनानायक प्रिय मेघ ने अश्रु गदगद होकर कहा था, तक्षशिला सदा के लिए वैशाली का ऋणी रहेगा। और आज अपने सेनापति के वे ही शब्द मैं भी संथागार में दोहराता हूं। प्रचंड करतल ध्वनि और साधु साधु की ध्वनि के बीच काप्यप चुपचाप खड़े रहे। फिर ठहर कर बोले, गांधार में वज्जियों के अष्टकुलों की कीर्ति ध्वजा फहराने वाले, शासनानुशास के वाहिनीपति को जीवित बंदी बनाने वाले मेरे सुहृद प्रियदर्शी सिंह यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित हैं, जिनके नेतृत्व में वैशाली तंत्र के तरुणों ने वो कीर्ति कमाई थी। वहाँ हमारे संघ ने वयस्य सिंह को गांधार जनपद का नागरिक और गांधार गण संघ का आजन्म सदस्य चुना था। परंतु भंतेगण, मुझे और भी कुछ कहना है। जब हर्षध्वनि के बीच आचार्य बहुलार्ष ने गांधार गण के समक्ष ये घोषणा की कि उनकी सुकुमारी कुमारी रोहिणी का वीरवर सिंह के प्रति सात्विक प्रेम है और वे उसका अनुमोदन करते हैं, तब संपूर्ण गणजन में आनंद और उल्लास का समुद्र हिलोरें लेने लगा और गणजन ने इच्छा प्रकट की कि रोहिणी और सिंह का पाणी ग्रहण गण के समक्ष वहीं हो। गणपति की इस आज्ञा का पालन करने जब सुश्री रोहिणी वक्ष कोष्ठक में बैठी सखियों के बीच से उठ लज्जा और हर्ष से आरक्त अवनतमुखी अपनी माता के पीछे पीछे शाला के भीतर आई, तो सदस्यों की उत्सुक दृष्टियों के भार से जैसे वो दब गई। उसके सुनहरे तार के समान बालों में अंगूर के ताजे गुच्छों का और जवा कुसुमों का श्रृंगार था। उसने कंठ में मुक्तामाल और कान में हीरक कुंडल पहने थे। वो सुंदर कौशे और काशिक के उत्तरीय अंतर्वासक और कंचुक से सुसज्जिता थी। उस समय वो गांधार जनपद की कुलदेवी सी प्रतीत होती थी। गांधार राज्य ने अपने हाथों से उसे सिंह को समर्पित किया और समस्त जनपद ने दूसरे दिन गण नक्षत्र मनाया, जो हम जातीय त्योहार के दिन ही मनाते हैं। भंते, इस प्रकार गांधार जनपद ने अष्टकुल की वज्जियों की वीरता का जो अधिक से अधिक सम्मान किया जा सकता था किया, परंतु फिर भी गांधार गणपति ने घोषित किया था कि ये यथेष्ट नहीं है। और फिर गांधार गणसंघ ने एक नागरिक शिष्टमंडल इस अकिंचन की अध्यक्षता में इसलिए भेजा है कि हम लोग वैशाली गणतंत्र के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। भंते, अंत में मैं ये और कहना चाहता हूं कि 2 ही 4 दिन में युद्ध में भाग लेने गांधार से चिकित्सकों और तरुणों का एक सुदृढ़ दल वैशाली में आ रहा है। बड़ी देर तक हर्षध्वनि होती रही। काच्यक गांधार चुपचाप आसन पर बैठ गए। अब गणपति उठे और सर्वत्र सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, भंतेगण सुने, आयुष्मान नाग व जयराज और काप्यप के वक्तव्य आपने सुने। आयुष्मान सिंह के शौर्य की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। परिस्थिति पर आपने विचार किया है। अब मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं। प्रथम, प्रांत और कोष की रक्षा। दूसरे, अश्वारोही पदातिक और नौसेना का संगठन। तीसरे, राजस्व कोष और युद्धोत्पादन उत्पादन। चौथा, कूटनीति, प्रचार और गुप्तचर। भंतेगण, प्रथम बार मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रांत और कोष की रक्षा के लिए आयुष्मान सूर्यमल्ल का निर्वाचन हो। आयुष्मान सूर्यमल महाअट्टवीरक्षक के पद पर सुचारू कार्य करते रहे हैं। वे समस्त सीमा प्रांतों, नगर दुर्गों एवं घाटों तथा राजमार्गों से परिचित हैं। अब जो आयुष्मान को इस पद पर चुनते हैं वे चुप रहें। परिषद में सन्नाटा छा गया। गणपति ने थोड़ा ठहर कर कहा, दूसरी बार भी भंतेगण सुने, जिसे ये पद आयुष्मान के लिए स्वीकृत हो वे चुप रहें। थोड़ी देर फिर सन्नाटा रहा। गणपति फिर बोले, तीसरी बार भी भंतेगण सुने, जिसे प्रांत और कोष्ठ की रक्षा के लिए आयुष्मान सूर्यमल्ल का निर्वाचन स्वीकृत हो वे चुप रहें, ना बोलें। क्षण भर ठहरकर गणपति ने घोषित किया कि सूर्यमल्ल उस पद पर चुन लिए गए। अब गणपति ने कहा, अब भंतेगण प्रथम बार सुने, मैं आयुष्मान सिंह को 36 गणराज्यों की संयुक्त समस्त चतुरंगणी पदाति अश्वारोही और नौसेना के लिए सेनापति का प्रस्ताव रखता हूं। जो सहमत हों वे चुप रहें। सभा में सन्नाटा था। क्षण भर ठहरकर गणपति ने फिर कहा, भंतेगण दूसरी बार फिर सुने, मैं आयुष्मान सिंह को सेनापति पद के लिए चुनने का प्रस्ताव रखता हूं। जो सहमत हों चुप रहें। इस पर भी सन्नाटा रहा। गणपति ने कहा, तीसरी बार भंतेगण सुने, समस्त सेनापति के पद पर आयुष्मान सिंह के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं। इसी समय सिंह धीरे से परिषद भवन के बीचों बीच आ खड़े हुए। गणपति ने कहा, आयुष्मान कुछ कहना चाहते हैं, कहें।
सिंह ने कहा, भंतेगण सुने, गणपति और जनसंघ जो सम्मान मुझे देना चाहते हैं उसके लिए मैं आभार मानता हूं, परंतु मेरी अभिलाषा है कि इस पद के उपयुक्त पात्र वज्जीगण के महाबलाध्यक्ष सुमन हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सेनापति पद पर वही रहें और हम लोग उनकी अधीनता में युद्ध करें। एक दो सदस्यों ने कहा, साधु साधु। तब गणपति ने कहा, परिषद में सेनापति पद के लिए थोड़ा मतभेद है, इसलिए छंद लेने की आवश्यकता है। भंतेगण, आप सावधान हो। शलाका ग्राहक छंद शलाकाएं लेकर आपके पास आ रहे हैं। उनके एक हाथ की डालियों में लाल शलाकाएं हैं, दूसरी में काली। लाल शलाका हाँ के लिए है और काली नहीं के लिए। अब जो आयुष्मान मेरे मूल प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं, अर्थात सिंह को प्रधान सेनापति पद देना चाहते हैं, वे लाल शलाका लें, और जो आयुष्मान सिंह द्वारा संशोधित प्रस्ताव के अनुसार सेनापति सुमन को चाहते हैं, वे काली शलाका लें। सिंह ने फिर खड़े होकर कुछ कहने की इच्छा प्रकट की। गणपति ने कहा, आयुष्मान फिर कुछ कहना चाहते हैं, कहें। सिंह ने कहा, भंतेगण सुने, मेरा प्रस्ताव गणपति के मूल प्रस्ताव का विरोधी नहीं है। सेनापति सुमन हमारे श्रद्धास्पद वृद्ध अनुभवी सेनानायक हैं। उनका अनुभव बहुत भारी है। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। वैशाली के लिए उनकी सेवाएं असाधारण हैं। इसलिए हम सब तरुणों को उनके वरद हस्त के नीचे युद्ध करना सब भांति शोभा योग्य है, उचित भी है। कम से कम मेरे लिए उनकी अधीनता में युद्ध करना सेनापति होने की अपेक्षा अधिक सौभाग्यमय है। इससे मैं अनुरोध करता हूं कि आप भंतेगण काली शलाका ही ग्रहण करें। परिषद में फिर साधु साधु की ध्वनि गूंज उठी। शलाका ग्राहक छंद शलाका लेकर एक एक सदस्य के पास गए। सबने एक एक शलाका ली। लौटने पर गणपति ने गिना, काली कम लौटी थीं। गणपति ने घोषित किया, काली शलाकाएं कम लौटी हैं, तो भंतेगण आयुष्मान सिंह के प्रस्ताव से सहमत हैं। तब सेनानायक सुमन संपूर्ण संयुक्त सेना के सेनापति निर्वाचित हुए। अब भंतेगण सुने, प्रथम बार मैं राजस्व कोष और युद्धोत्पादन के लिए आयुष्मान भद्रिये का प्रस्ताव करता हूं। फिर 3 बार गणपति ने परिषद की स्वीकृति लेने पर कूटनीति और गुप्त विभाग का अधिपति संधि वैग्राहिक जयराज को बनाया। इसके बाद सिंह उपसेनापति, गांधार काप्यप नौसेनापति, आगार कोष्टक स्वर्णसेन नियत हुए। ये सब कार्य संपादन होने पर गणपति ने कहा, भंतेगण सुने, हमने युद्ध उद्वाहिका का संगठन कर लिया। अब हमें धन और अन्न की आवश्यकता है। राजकोष में युद्ध संचालन के योग्य यथेष्ट धन नहीं है। यदि राजकोष का स्थायी कोष संतोषजनक न हुआ तो इसका परिणाम अच्छा न होगा। सूर्यमल्ल ने खड़े होकर कहा, तब धन आएगा कहाँ से? धन के बिना शस्त्र, नौका, अश्व और दूसरे उपादान कैसे जुटेंगे? नहीं जुटेंगे। इसी से भंतेगण हमें सेठियों से धन ऋण लेना होगा। भद्रिये ने कहा, सेठी जन ऋण क्यों देंगे? स्वर्णसेन ने कहा, क्यों नहीं देंगे? क्या गण के साथ उनकी सुख समृद्धि संयुक्त नहीं है? क्या वे गण की व्यवस्था ही से अपने वाणिज्य व्यापार नहीं कर रहे हैं? क्या श्रेणिक बिंबिसार का उदाहरण हमारे सामने नहीं है? महासेनापति सुमन ने कहा, भंतेगण सुने, जो संकट आज हमारे सम्मुख है, ऐसा वैशाली पर कभी नहीं आया था। शत्रु को यही छिद्र मिल गया है कि हमारी सेना और कोष अव्यवस्थित और अपर्याप्त है, तभी वो साहस कर रहा है, और ये झूठ भी नहीं है। हमें नियमित राजस्व नहीं मिल रहा है। दुर्ग प्राकारों और नगर प्राकारों का भी संस्कार कराना आवश्यक है। परीखा में जल नहीं है और उसमें मिट्टी भर गई है, वे खेत हो रही हैं। भद्रिये ने खड़े होकर कहा, भंतेगण सुने, सेठी और सार्थवाह परिषद को 10 कोटि सुवर्ण धन ऋण दे और ये ऋण उन्हें 12 वर्ष में चुकाया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि वे गण को प्रसन्नता से धन देंगे। सिंह ने खड़े होकर कहा, भंतेगण सुने, धन की व्यवस्था हो जाए तो और विषयों का युद्ध उद्वाहिका अपने मोहन गृह के गुप्त अधिवेशनों में निर्णय करें, जिससे शत्रु को छिद्रान्वेषण का अवसर न मिले। इस पर कोलीय गणराज प्रमुख विश्वभूति ने कहा, काशी कोलों के 18 गणराज इस युद्ध में अर्ध अक्षोहिणी सेना और 3 कोटि सुवर्ण भार देंगे। अपने सैन्य की रसद व्यवस्था वे स्वयं करेंगे। सन्निपात ने प्रसन्नता प्रकट की। मल्लों के प्रमुख रोहक ने कहा, तो 1 सहस्त्र हाथी, इतने ही रथ, 20 सहस्त्र अश्वभट और 50 सहस्त्र पदाति मल्लों के 9 गणराज्य देंगे तथा अपना सब व्यय भार उठाएंगे। मल्ल युद्ध उद्वाहिका को अपने संपूर्ण तटों, दुर्गों और
युद्ध उपयोगी स्थलों को उपयोग करने का भी अधिकार देते हैं। महाबलाधिकृत ने अब युद्ध उद्वाहिका का इस प्रकार संगठन किया। महाबलाधिकृत सुमन सेनापति, सिंह उपसेनापति, नौबलाध्यक्ष गांधार काप्यप, राजस्व कोष और युद्धोत्पादन भद्रिय, रसदाध्यक्ष स्वर्णसेन, प्रांतकोष्ठ रक्षक सूर्यमल्ल, काशीकोल प्रतिनिधि विश्वभूति और मल्ल प्रतिनिधि रोहक। इसके बाद सन्निपात भेरी का कार्य समाप्त हुआ। 114 मोहन गृह की मंत्रणा। संथागार के पिछले भाग से संलग्न निशांत हर्म थे, जिसमें चारों ओर अनेक अट्टालिकाएं ऐसी चतुराई से बनाई गई थीं जिनकी भीत और निकास के मार्गों का सरलता से पता ही नहीं लगता था। एक बार एक अपरिचित जन उन टेढ़े तिरछे मार्गों में फंसकर फिर निकल ही नहीं सकता था। इसी निशांत के बीचों बीच भूगर्भ में ये मोहन गृह था। इसके द्वार के समीप ही चैत्य देवता का थान था। इस चैत्य में आने जाने वालों का तांता लगा ही रहता था। इससे इस ओर आने जाने वालों की ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती थी। चैत्य के देवता की विशाल मूर्ति पोली धातु निर्मित थी। इसी मूर्ति के पृष्ठभाग में सिंहासन के नीचे मोहन गृह का गुप्त द्वार था, जो यंत्र द्वारा खुलता था तथा जिसे यत्नपूर्वक गुप्त रखा जाता था। इस गुप्त द्वार के अतिरिक्त मोहन गृह में आने जाने के लिए अनेक सुरंगें भी थीं, जिनका संबंध उच्च राज्य प्रतिनिधि जनों के आवास में था। उनके आवास में से इन सुरंगों का मार्ग या तो किसी खंभे के भीतर था या भीत के भीतर होकर। ये द्वार इतने गुप्त थे कि निरंतर सेवा करने वाले दास दासी और भृत्य भी उनके संबंध में कुछ नहीं जानते थे। वज्जी संघ का ये कठोर विधान था कि मंगल पुष्करणी में स्नात लिच्छवी राजपुरुष को छोड़ अन्य जो कोई भी किसी भांति इन द्वारों से परिचित हों, इन द्वारों के भीतर चरण रखे तो तुरंत उसी समय उसका वध कर दिया जाए, फिर वो अपराधी चाहे राजपुत्र ही क्यों न हो। इन सब कारणों से इस मोहन गृह के संबंध में विविध किंवदंतियां कहते थे। वो किस उपयोग में आता है ये भी लोग नहीं जानते थे। वहां जाने की चेष्टा करने वालों, जिज्ञासा करने वालों को जिन्होंने मृत्युदंड पाते देखा था, वे वहां की विविध काल्पनिक विभीषिकाएं सुना सुनाकर लोगों को भयभीत करते रहते थे। इसी मोहन गृह में आज वज्जी संघ के विशिष्ट जनों की मंत्रणा बैठी थी। मंत्रणा गृह में 7 दीपाधारों पर घृत के दीप जल रहे थे और सब मिलाकर कुल 9 पुरुष वहां गंभीर भाव से मंत्रणा में व्यस्त थे। इन 9 पुरुषों में एक गणपति सुनंद, दूसरे महाबलाध्यक्ष सुमन, तीसरे सेनापति सिंह, चौथे विदेश सचिव नागसेन, 5वें संधि वैग्राहिक जयराज, 6ठे नौबलाध्यक्ष काप्यक, 7वें अर्थ सचिव भद्रिय, 8वें आगार कोष्ठक स्वर्णसेन और 9वें महाअट्टवीरक्षक सूर्यमल्ल थे। विदेश सचिव नागसेन ने मंत्रणा का आरंभ किया। उन्होंने कहा, भंतेगण सुने, ये मोहन मंत्रणा अत्यंत अनिवार्य होने पर मैंने आमंत्रित की थी। मेरे पास इस बात के पुष्ट प्रमाण संग्रहीत हैं कि अति निकट भविष्य में मगध सम्राट वैशाली पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं और उनके अमात्य ब्राह्मण वर्षकार मंत्री युद्ध का संचालन करने वैशाली में आए हैं। सम्राट द्वारा उनका कलह और बहिष्कार केवल कपट योजना है। उन्होंने मंत्री युद्ध का वैशाली में प्रारंभ कर दिया है और वे उसमें सर्वतोभावेन सफल होते जा रहे हैं। उनके सैकड़ों गुप्तचर विविध रूप धारण कर वैशाली में आ बसे हैं। अनेक नट विट वैश्याएं, कूटनियां, विदूषक तथा सती और तीक्ष्ण सभ्य नागरिकों के वेश में शिल्पी, दूत, वणिक, सार्थवाह, सेठी बनकर वैशाली में फैल गए हैं। विविध प्रकार के धूर्त चर चारों ओर भर गए हैं और ये ब्राह्मण कुंड ग्राम के ब्राह्मण सन्निवेश में एक टूटे छप्पर के नीचे बैठ उनके द्वारा मंत्र युद्ध का संचालन कर रहा है। गणपति सुनंद ने कहा, आयुष्मान के पास इन सब बातों के संबंध में क्या क्या प्रमाण है? क्या भंते गणपति, आपने कुंडग्राम के ब्राह्मण सन्निवेश में अभी जो घटना हुई उसे नहीं सुना? क्या आयुष्मान उस चांडाल मुनि और यक्ष कन्या की बात कह रहा है? वही बात है भंते। मैं कहता हूं ये इस कुटिल ब्राह्मण का कोरा मंत्र युद्ध है। इसमें वैशाली जनपद के 100 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अब संपूर्ण वैशाली भयभीत हो उस काणी कपट मुनि के चरणों में गिर गिरकर अपनी सुख दुख भावना, आकांक्षा तथा गोपनीय बातें भी बता रही है।
क्या आप ये नहीं सोच सकते कि ये सब छिद्र और जन जन की जीवन गाथा उस कुटिल ब्राह्मण के कान में पहुंचकर वैशाली के विनाश का साधन बन रही है? परंतु आयुष्मान, इसका क्या प्रमाण है कि वो भदंत कोई भाकुटिक वंचक है, त्यागी समर्थ ब्रह्मचारी नहीं? भंते, वो जो कुछ है उसे हमने जान लिया है। तो कौन है वो? ये जयराज कहेंगे। इन्होंने वैशाली से अनुसंधान सूत्र ग्रहण किया है। तो आयुष्मान जयराज कहे। भंते, वो काणा राजगृह का प्रसिद्ध नापित धूर्त प्रभंजन है। वैशाली के बहुत जनों ने राजगृह में उससे बाल मुड़वाए हैं। जयराज ने कहा। क्या कहा? राजगृह का नापित? हाँ भंते, उसका नाम प्रभंजन है और वो महाधूर्त है। और वो यक्षिणी? वो राजगृह की प्रसिद्ध वैश्या मागधिका है। किंतु ब्राह्मण उपनिवेश के ब्राह्मणों के उन्मत्त होकर मरने का कारण क्या है? पूर्व नियोजित योजना। नंदन साहू ने विष मिश्रित खाद्य उन्हें दिया है। वो दुष्ट इसी कुटिल ब्राह्मण का चर है और उसकी संपूर्ण योजनाओं का माध्यम वाहक है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। यही नहीं भंते, आपने क्या विदिशा की वैश्य भद्रनंदिनी का नाम नहीं सुना, जिसके हाथ में आज वैशाली के प्राण हैं? वो कौन है? मागध विष कन्या कुंडनी। उसमें ऐसी सामर्थ्य भंते कि जिस पुरुष का वो चुंबन करेगी उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। चंपा की विजय का श्रेय इसी विष कन्या को है। इसी ने चंपा के महाराज दधिवाहन के प्राण लिए हैं हंते। ओह, ऐसी भयंकर सूचना! क्या तुमने उसके संबंध में यथातथ्य जाना है भद्र? भंते, मैं उससे मिल लिया हूं। अब तक जो लिच्छवी उसके द्वारा मरे नहीं, ये उसकी कृपा है। नहीं तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो 100 सुवर्ण देने वाले किसी लिच्छवी तरुण का अपने आवास में स्वागत न करती हो। ये भी संभव है कि वो किसी महती योजना की प्रतीक्षा में है। ये तो अति भयंकर बात है आयुष्मान। नागसेन ने कहा। अभी अर्थ सचिव भद्रिय और महाअटवी रक्षक सूर्यमल्ल भी कुछ सूचनाएं देंगे। आयुष्मान भद्रिय कहें। भंते, आपको ज्ञात है कि चंपा का कोई धन कुबेर कृत पुण्य सेठी गृहपति अंतरायण में कहीं से आकर बस गया है। उसके अश्वर और संपदा तथा वाडव अश्वों के संबंध में मैंने सुना है। उसकी क्या बात है? वो भी इसी कुटिल ब्राह्मण का चर है। वो देश देशांतरों से वैशाली निगम के नाम हुंडियां मूल लेकर संचित कर रहा है। उसका विचार किसी भी दिन ब्राह्मण का संकेत पाते ही वैशाली के सब सेठियों की टाट उलटवाने का है। यहां तक भद्र? अब भंते, सूर्यमल्ल की सूचना भी सुने। आयुष्मान बोलें। भंते, मुझे ये सूचना देनी है कि जिस दस्यु बलभद्र के आतंक से आजकल वैशाली आतंकित है, वो भी एक मागध सेनानी है और उसके अधीन 10 सहस्त्र साहसी भट्ट मधुवन में छिपे हैं एवं 50 सहस्त्र सैन्य वज्जीगण के विविध वन्य प्रांतों में गुप्त रूप से व्यवस्थित हैं। उसके सेनानायक सामंत और नायक गण वैशाली के उत्तर क्षत्रिय कुंडपुर सन्निवेश, वाणिज्य ग्राम, चापाल चैत्य, सप्ताह चैत्य, बहुपुत्र चैत्य, कपिनह चैत्य आदि स्थानों में छद्मवेश और छद्म नामों से बस रहे हैं। तो इसका अभिप्राय ये है कि अब वैशाली में कौन शत्रु है और कौन मित्र, इसका जानना ही कठिन है। महाबलाधिकृत सुमन ने कहा। भंते, नागसेन ने कहा। अब वैशाली विजय करने को सम्राट के यहाँ आने की और सैन्य अभियान की आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ हो गया है वैशाली को जय करने के लिए वही यथेष्ट है। अब सेनापति सिंह ने खड़े होकर कहा। भंते गणपति, ये आपने शत्रुओं की विकट योजना का एक अंश सुना। अब अपने बल को भी देखिए। वैशाली का संपूर्ण राष्ट्र आज मदिरा और विलास में डूबा हुआ है। उसके प्राण अम्बपाली के आवास में पड़े रहते हैं। ये सेठी जन, जो असंख्य संपदा के साथ संपूर्ण व्यापार विनिमय के भी एकमात्र स्वामी हैं, आवश्यकता पड़ने पर हमें युद्ध में कोई सहायता नहीं देंगे। हमारे कोष की दशा शोचनीय है। अर्थ सचिव इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। सैन्य संगठन का ढांचा ढीला है। तरुण कामुक और विलासी हैं। उन्होंने तीखी दृष्टि स्वर्णसेन पर डाली, जो चुपचाप विमन भाव से सब बातें सुन रहे थे। गणपति ने कहा। भद्रिय क्या कुछ कहेंगे? भद्रिय ने कहा, केवल यही कि यदि हमें तत्काल ही युद्ध करना पड़ा तो राजकोष की कोई सहायता नहीं मिल सकती। बलि संग्रह नहीं हो रहा और जब से दस्यु बलभद्र का आतंक बढ़ा है, इसमें और भी वृद्धि हो गई है। संभव है आगार कोष्ठक मित्र स्वर्णसेन सेना को अन्न और सामग्री दे सकें। उन्होंने भी मुस्कुराकर स्वर्णसेन की ओर देखा। स्वर्णसेन ने खड़े होकर कहा,
दस्यु बलभद्र का दमन यदि तत्काल नहीं हुआ तो फिर आगार की सारी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। अब नौबलाध्यक्ष काप्यक ने खड़े होकर कहा, भंते गणपति, एक महत्वपूर्ण सूचना मुझे भी देनी है। मागधों ने गंगा के उस पार पाटली ग्राम में सेना का एक अड्डा बनाया है। वे जब तब आकर ग्रामवासियों को घर से निकालकर स्वयं वहां रहने लगते हैं और वे गंगा और मिट्टी के तीर पर 2-2 लीग के अंतर पर काष्ठ के कोट बनवाते जा रहे हैं। पाटली ग्राम का गंगा तट नौकाओं से पटा पड़ा है। इस प्रकार वैशाली की ऐन नाक के नीचे ये पाटली ग्राम मागधों का सैनिक स्कंधावार बनता जा रहा है और कभी वो वैशाली के नौबल के लिए बहुत बड़ी बाधा प्रमाणित हो सकता है। तो आयुष्मान नागसेन कहें कि सब बातों का विचार कर हमें क्या करणीय है। स्वर्णसेन ने बीच ही में खड़े होकर कहा, मेरा मत है इस कुटिल ब्राह्मण को तुरंत बंदी बना लिया जाए और उन सब गुप्तचरों को भी। ये तो खुला रण निमंत्रण होगा आयुष्मान, महाबलाधिकृत सुमन ने कहा, और इसका परिणाम भीषण हो सकता है। नागसेन ने कहा, मेरा मत है कि हमें त्रिसूत्रीय योजना विस्तार करनी चाहिए। एक सूत्र ये कि हमें निसृष्टार्थ दूत मगध को प्रेरित करना चाहिए। ये दूत कुलीन, बहुश्रुत, बहुबांधव, बहुकृत, बहुविद्य, बुद्धि मेधा प्रतिभा संपन्न, मधुरभाषी, सभाजगुर, प्रगल्भ, प्रतिकार और प्रतिवाद करने में समर्थ, उत्साही, प्रभावशाली, कष्ट सहिष्णु, निराभिमानी तथा स्थिर स्वभाव वाला पुरुष हो। उसके साथ सब यान वाहन पुरुष परिवार हो, करणीय विषय का ओहापोह करने योग्य हो। वो सम्राट को मैत्री संदेश दे, उसकी गतिविधि देखे, शत्रु के आट्विक, अंतपाल, नगर तथा राष्ट्र के निवासी प्रमुख जनों से मैत्री संबंध स्थापित करे। मागध सैन्य का संगठन, व्यूह, परिपाटी, संख्या देखे समझे। शत्रु के दुर्ग, उसका कोष, आय के साधन, प्रजा की जीविका और राष्ट्र की रक्षा एवं उसके छिद्रों को भी देखे। दूसरा सूत्र ये है कि हमें अपनी इंगित, चेष्टा, आचार एवं विचार किसी से भी ऐसा प्रकट नहीं करना चाहिए जिसमें वैशाली में व्याप्त मागध दूतों को ये ज्ञात हो जाए कि हम सावधान हैं और हमारी योजना क्या है। तीसरा सूत्र ये है कि हमें कोष, अन्न और सैन्य का भली भांति संगठन और व्यवस्था करनी चाहिए। महाबलाधिकृत ने कहा, मुझे योजना स्वीकृत है। आयुष्मान नागसेन का कथन यथार्थ है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वयं नागसेन ही मगध जाए। नहीं भंते, ये ठीक नहीं होगा। मैं यहां नियुक्त हूं, मेरी अनुपस्थिति तुरंत प्रकट हो जाएगी। मेरा प्रस्ताव है कि मित्र जयराज जाएं। मैं स्वीकार करता हूं, परंतु योजना मेरी अपनी होगी। प्रकट में कोई अन्य व्यक्ति बहुत सी उपानय सामग्री लेकर चले और मैं गुप्त रूप में। दूत का जाना वर्षकार की सम्मति से उनके लिए सम्राट से अनुनय करने के लिए हो। हम लोग सब भांति से दबे हुए हैं, भयभीत हैं, असंगठित हैं, असावधान हैं। यही भाव प्रकट हो, मेरी अनुपस्थिति भी प्रकट न हो। मेरे स्थान पर मेरा मित्र काप्यक मेरा अभिनय करे। ये उत्तम है आयुष्मान, महाबलाधिकृत सुमन ने कहा। सैन्य संगठन का कार्य मैं आयुष्मान सिंह को सौंपता हूं। मैं स्वीकार करता हूं, मेरी भी अपनी स्वतंत्र योजना होगी और अभी वो गुप्त रहेगी। तो ऐसा ही हो आयुष्मान। अब रह गया कोष, धान्य और साधन, इसके लिए आयुष्मान भद्रिय उपयुक्त हैं। फिर हम सब की सहायता करेंगे। आयुष्मान जयराज 1 मास में लौट आए, तभी दूसरी बार मोहन गृह मंत्रणा हो। गणपति सुनंद ने कहा तथा मंत्रणा समाप्त हुई। 115 पारग्रामिक। काप्यक गांधार ने बहुत सी बहुमूल्य उपानय सामग्री ले दास, सैनिक और पथ प्रदर्शकों के साथ ठाठ और आडंबर के साथ राजगृह को प्रस्थान किया। सम्राट से महामात्य वर्षकार का विग्रह शमन कराने के लिए ये आयोजन किया गया है। ये सुनकर ब्राह्मण वर्षकार ने एक शब्द भी हाँ या ना नहीं कहा। हर्ष विषाद भी कुछ उसने नहीं प्रकट किया, परंतु उसी दिन उसने मध्यरात्रि में कुछ आदेश लिखे और उन्हें ब्राह्मण सोमेल को देकर कहा, ये लेख नंदन साहू के पास अभी पहुंचना चाहिए। नंदन साहू ने वो लेख पाकर उसी रात्रि को एक दंड रात्रि रहते अपने घर से प्रस्थान किया और वैशाली उपनगर में आकर उपाली कुंभकार के घर आया। उपाली कुंभकार श्रावस्ती से आकर अभी कुछ दिन हुए यहाँ बसा था। नंदन साहू ने वो लेख उसे दिया और कुछ भांड उपाली से क्रय कर उनका मूल्य चुका सूर्योदय से पूर्व ही घर लौट आया। परंतु वैशाली के 3 द्वारों से 3 पुरुष सूर्योदय के साथ ही 3 दिशाओं को निकले। तीनों पदातिक थे।
एक ने उत्तर पूर्व में कुंडपुर जाकर एक हर्म में मगध सेनापति उदाई को एक लेख दिया। दूसरे ने पश्चिम में वाणिज्य ग्राम जाकर मागध संधि वैग्राहिक ध्रुव वर्ष को एक लेख दिया। तीसरे ने कल्लोग सन्निवेश में स्थित मागध सेनानायक सुमित्र को तीसरा लेख दिया। वे अपना अपना कार्य पूर्ण करके अपने अपने स्थान पर फिर वैशाली में लौट आए, परंतु इन तीनों ही व्यक्तियों के पीछे छाया की भांति तीन और व्यक्ति भी उपर्युक्त स्थानों पर उनके पीछे पीछे जा पहुंचे थे। वे तीनों वैशाली नहीं गए। पूर्वोक्त व्यक्तियों के वैशाली लौट जाने पर वे लंबा चक्कर काटकर टेढ़े तिरछे मार्गों से घूमते फिरते हुए द्वितीय पलाश चैत्य में एकत्रित हुए। वहां एक ग्रामीण तरुण वृक्ष की छाया में बैठा सुस्ता रहा था। तीनों ने उसके निकट पहुंचकर अभिवादन करके अपने अपने संदेश दिए। ग्रामीण तरुण ने उनमें से प्रत्येक को कुछ मौखिक संदेश देकर भिन्न भिन्न दिशाओं में चलता किया। फिर वो कुछ देर बैठा कुछ सोचता रहा। उसने वस्त्र से कुछ लेख मानचित्र निकालकर उन्हें ध्यान से भली भांति देखा, फिर उन्हें नष्ट कर दिया। इसके बाद वो मन ही मन बड़बड़ाकर हंसा और उसके मुंह से निकला, बस खड्ग और मैं। एक बार उसने चारों ओर देखा, फिर उठकर राजगृह के मार्ग पर चल दिया। इस समय दोपहर दिन चढ़ गया था और वो मार्ग विजन वन में होकर था। दूर दूर तक बस्ती का नाम न था, कहीं सघन वन और कहीं एकाध ग्राम, परंतु वो सूर्यास्त तक बिना कहीं रुके चलता ही चला गया। उसने यथेष्ट मार्ग पार किया। अंततः वो भिंडी ग्राम की सीमा में आया। यहाँ एक चैत्य में उसने विश्राम करने का विचार किया। वो बहुत थक गया था, साथ ही भूख प्यास से व्याकुल भी था। चैत्य के निकट ही एक गृहस्थ का घर था। वहां जाकर उसने कहा, गृहपति, क्या मैं तेरे यहाँ आज ठहर सकता हूँ? मैं पारग्रामिक हूँ, मुझे भोजन भी चाहिए। मेरे पास पाथे नहीं है, परंतु तुझे मैं स्वर्ण दे सकता हूँ। गृहपति ने कहा, तो तेरा स्वागत है मित्र। वहां गवाट में और भी 2 पारग्रामिक टिके हैं, वहीं तू भी विश्राम कर। वहां स्थान यथेष्ट है। आहार्य मैं तुझे दूंगा, स्वर्ण की कोई बात ही नहीं है। तेरा जय रहे गृहपति, ग्रामीण ने कहा और धीरे धीरे गवाट में चला गया। गवाट के प्रांगण के एक ओर छप्पर का एक ओसारा था। वहां 2 पुरुष बैठे बातें कर रहे थे। उन्हीं के निकट जाकर उसने कहा, स्वस्ति मित्रों, मैं भी पारग्रामिक हूं। आज रात भर मुझे भी आपकी भांति यहीं विश्राम करना है। तो तेरा स्वागत है मित्र, बैठ, दोनों में से एक ने कहा, परंतु उन्होंने परस्पर नेत्रों में ही एक गुप्त संदेश का आदान प्रतिदान किया। आगत ने भी उसे देखा, परंतु निकट बैठते हुए कहा, कहाँ से मित्रों? वाणिज्य ग्राम को। किंतु कहाँ से? ओह, चंपा से। परंतु चंपा से इस मार्ग पर क्यों? प्रयोजनवश मित्र। ऐसा है तो ठीक है, ग्रामीण ने हंसकर कहा। उस हंसी से अप्रसन्न हो एक ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है मित्र? बात कुछ नहीं मित्र, मुझे कुछ ऐसी ही टेव है। हाँ, क्या मित्रों, आप में से कोई अच्छी कहानी कहना भी जानता है? कहानी? कहानी सुनने की भी मुझे टेव है। वो फिर हंस दिया। इस पर दोनों चिढ़ गए। उनके चिढ़ने पर भी ग्रामीण हंस दिया। एक ने तीखा होकर कहा, ये बात बात पर हंसना क्या? तू मित्र ग्रामीण है? ग्रामीण तो हूं, और तुम? हम नागरिक हैं। इस बार ग्रामीण जोर से हंस पड़ा। उस नागरिक ने उस पर क्रुद्ध होकर पास का दंडहत्थक उठाया। उसके साथी ने उसे रोककर कहा, ये क्या करता है, उसे हंसने दे, उससे हमारा क्या बनता बिगड़ता है। साथी की बात मानकर वो व्यक्ति नवागंतुक को क्रुद्ध दृष्टि से देखने लगा। इसी समय गृहपति भोजन सामग्री लेकर वहां आया। उसने कहा, भंतेगण, कुछ सैनिक ग्राम के उस ओर किन्हीं को खोजते फिर रहे हैं, कहीं वे आप ही को तो नहीं खोज रहे हैं। सुनकर तीनों व्यक्ति चौकन्ने हो शंकित दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे। इस पर पीछे आए पुरुष ने कहा, मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं मित्र। हम लोग उन छद्मवेशी मागध गुप्तचरों को ढूंढ रहे हैं जिन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश वैशाली से प्रचारित हुआ है। उसने तिरछी दृष्टि से दोनों पुरुषों को देखा जो शंकित से उसे देख रहे थे। पारग्रामिक ने कहा, मित्र, वे किधर गए हैं मुझे बता, मैं उन्हें अभी लाता हूं। इतना कह वो द्रुत गति से गृहपति की बताई दिशा की ओर चल दिया। उसके बाद ही दोनों बटारू भी उद्विग्न से हो, हम भी देखें कौन है, कहकर उठकर उसकी विपरीत दिशा को भाग खड़े हुए। गृहपति आवाक खड़ा ये अद्भुत व्यापार देखता रहा।